हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं हम। इसमें बोला जा रहा है 3 incandescent bulbs of 100 watt each are connected in series in an electric circuit. In another circuit, set of 3 bulbs of the same wattage are connected in parallel to the same source. Okay. फिर नीचे 2 क्वेश्चंस पूछे गए। पहले मैं पार्ट ए लेता हूँ। पहले क्वेश्चन को समझिए। 3 incandescent बल्ब है। ये incandescent बल्ब कौन से होते हैं? वो जो येलो कलर के आते हैं 10 रुपीज़ के, उनकी बात कर रहे हैं। तो 3 बल्ब्स हैं, 100 वाट इसकी पावर है तीनों की। ठीक है, इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो सीरीज़ में आप कैसे कनेक्ट करोगे? देखिए, ये रहा फर्स्ट बल्ब, ठीक, ये सेकेंड बल्ब है और ये है आपका सेकेंड बल्ब, थर्ड बल्ब। ओके, इसको आपने एक वोल्टेज सोर्स में लगाया। यहाँ पर एक बैटरी है या सेल यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ये बैटरी है एक, ठीक है। और सपोज यहाँ स्विच लगा हुआ है, ये ऑन कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीरीज में लगे। तो देखिए तीनों बल्ब्स कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब पार्ट ए में क्वेश्चन क्या करता है? विल द बल्ब इन द 2 सर्किट्स ग्लो द सेम ब्राइटनेस? जस्टिफाई योर आंसर। ओके, यहाँ पे बल्ब्स हमने सीरीज में लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर इन्हीं बल्ब्स को हम पैरेलल में लगाएं तो ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये बल्ब्स को हमने, ये फर्स्ट बल्ब लगाया, ये सेकेंड बल्ब लगाया और ये हमने थर्ड बल्ब लगाया, ठीक है। ये हमने पैरेलल में लगाया हुआ है सेम वोल्टेज सोर्स से, यानी कि बैटरी वही है जो आपकी थी पहले, वही बैटरी, और यहाँ हमने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमने बल्ब्स आपको दिखाएं। अगर आप चाहें तो बल्ब्स की जगह आप रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बल्ब्स में रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो सेम रेजिस्टेंस आप 3 जगह यहाँ पर दिखा सकते हैं ऐसे सीरीज़ में। मान लिया जाएगा कि 3 बल्ब लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये देखिए सीरीज़ में लगे हुए हैं और इसी तरीके से यहाँ ये पैरेलल में 3 बल्ब्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर बल्ब के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। पहले तो ऐसे हमने इसका सर्किट बना लिया, ठीक है। अब देखिए जरा, आपको पता है जैसा कि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर आपने लेट अस से 99 वोल्ट की बैटरी ली है, 99 वोल्ट की बैटरी, ये जानबूझ के मैंने नंबर 99 लिया है, ठीक है। तो जब 99 वोल्ट की बैटरी आपने ली है और ये भी 100 वाट का बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा इस बल्ब को? 33 वोल्टेज डिवाइड हो जाता है ना, यहाँ 33 वोल्ट यहाँ मिलेगा, 33 वोल्ट यहाँ मिलेगा और 33 वोल्ट यहाँ मिलेगा। सीरीज में पोटेंशियल जो हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है। इक्वली डिवाइड नहीं होता लेकिन डिवाइड हो जाता है। इक्वली डिवाइड मैंने यहाँ क्यों किया? क्योंकि बल्ब के जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो सेम थी, उसकी वोल्टेज क्या थी? सेम। तीनों बल्ब 100 वाट के हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने वोल्टेज भी सेम डिवाइड यहाँ पर कर दी, ठीक है ना। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, देखिए P = V × I होता है, ठीक है। तो ये सीरीज में करंट तो सेम होगी, सबको पता है सीरीज में करंट क्या होती है? सेम। तो इसमें करंट तो सेम होगी, तो करंट सेम, यानी करंट अगर हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो चेक करो जरा, P/V, ठीक है। सबका P सेम है तो सबका V क्या होना चाहिए? सेम। सबका P कितना है? 100 वाट। इसका भी P कितना है? पावर कितना है? 100 वाट। और इसका भी पावर कितना है? 100 वाट। तो करंट को कांस्टेंट रखने के लिए सबका P अगर सेम है तो सबका V भी क्या होगा? सेम। तभी तो ये रेशियो कैसा आएगा? कांस्टेंट, ठीक है। बहरहाल इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। यहाँ पर आपको सिंपल ये बात करनी है कि तीनों बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस बल्ब को 33 वोल्ट मिलेगा, इस बल्ब को भी 33 वोल्ट मिलेगा और इस बल्ब को भी 33 वोल्ट मिलेगा। या दूसरे शब्दों में हम बोलें तो ये जो फर्स्ट बल्ब है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट का है, दूसरे बल्ब के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट का है, तीसरे बल्ब के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट का है, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने बोला है इन अनदर सर्किट सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ द सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स, यानी कि सोर्स चेंज नहीं करना। सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स। तो ये जो बैटरी थी इसको चेंज नहीं करना। अभी भी 99 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई हुई है, लेकिन बल्ब्स को आपने पैरेलल में लगा दिया। ओके, पैरेलल में जब आपने लगा दिया तो पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये जो फर्स्ट बल्ब है इसके अक्रॉस भी 99 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दूसरे बल्ब के अक्रॉस भी 99 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और तीसरे बल्ब के अक्रॉस भी 99 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब मुझे आप बताइए दोनों डायग्राम देखकर, ठीक है। चलो किसी भी बल्ब को पकड़ लो, पहले बल्ब को पकड़ लो। यहाँ पर पहले बल्ब को ग्लो होने के लिए कितना वोल्ट मिल रहा है? 33 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले बल्ब को ग्लो करने के लिए कितना वोल्ट मिल रहा है? 99 वोल्ट मिल रहा है। तो बताइए, अच्छा ये वोल्ट मिलने का क्या मतलब है? आपको पता है V = क्या होता था? W/Q, ठीक है। V = W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस = द वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है, ऐसा कुछ था। यानी कि यहाँ पर वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा? एनर्जी में। यानी कि मैं सिंपल आपको ये कहना चाहता हूँ कि V का ताल्लुक सीधे सीधे किससे? वर्क से, यानी कि पोटेंशियल का ताल्लुक सीधे सीधे किससे? वर्क से। और वर्क
का ताल्लुक किससे, एनर्जी से, यानी कि जिसका V ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, आप ऐसे समझ सकते हो, जिसके अक्रॉस V ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इस बल्ब के अक्रॉस एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, तो ये ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, ऐसे समझ सकते हो आप। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर नोट लगाया हुआ है पार्ट ए का, विल द बल्ब इन द टू सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, आंसर इज नो, आंसर इज नो। दोनों सर्किट जो कि सीरीज और पैरेलल में, दोनों के बल्ब सेम ब्राइटनेस से ग्लो नहीं करेंगे। सीरीज वाले बल्ब लेस ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, क्यों, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और पैरेलल वाले बल्ब अच्छी मोर ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस सब तीनों बल्ब में सेम है, वहां वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। तो ये अपनी कॉपी में आप नोट लगा लीजिए, ब्लू पेन से मैंने आंसर लिखा हुआ है। वोल्टेज गेट डिवाइडेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, सो द बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल ग्लो विद द लेस ब्राइटनेस। सीरीज में ब्राइटनेस कम होगी, ये धीरे, इनकी चमक ज़्यादा नहीं होगी तीनों बल्ब्स की, और इन तीनों की चमक ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेजी से चमकेंगे, क्योंकि उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। और देखिए दूसरा पॉइंट हमने पैरेलल वाले के लिए लिखा हुआ है, वोल्टेज डज नॉट गेट डिवाइडेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो द बल्ब इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल ग्रो नहीं होना चाहिए, विल ग्लो विद मोर ब्राइटनेस। ओके, इसको नोट लगा लीजिए, फिर इसका पार्ट भी करते हैं, कर लीजिए। बोल रहे हैं नाउ लेट द बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट्स फ्यूज्ड, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट, गिव रीजन। ओके, देखिए बोल रहा है कि मान लीजिए, चलिए पहले सीरीज का लेते हैं, मान लीजिए सीरीज में एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, कोई भी फ्यूज कर दो। देखो अब चाहे पहला बल्ब आप फ्यूज कर दो, फ्यूज करने का मतलब है उसका जो टंगस्टन वायर होता है ना, ये अंदर का बल्ब का, ये देखिए ये बल्ब का जो टंगस्टन वायर होता है अंदर, ये वाला, ये अंदर, ये अब ब्रेक हो गया या बर्न हो गया, ठीक है, ये टूट गया, तो करंट ऐसे करके जाती है, अब करंट को तो पाथ ही नहीं मिलेगा, है ना, यानी कि ये बस अब बल्ब लगा हुआ है लेकिन उसका टंगस्टन वायर बर्न हो गया है, खराब हो गया है, फ्यूज हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करंट यहाँ से चलेगी, बट उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ना इस बल्ब को करंट मिलेगी ना इस बल्ब को करंट मिलेगी, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आगे के बल्ब ग्लो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सब में सेम फ्लो करता है, ठीक है ना। तो इन दोनों बल्ब में करंट फ्लो नहीं करेगी, या सीधे शब्दों में हम बोले कि सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एक भी बल्ब के फ्यूज होने से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी बल्ब के फ्यूज होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये सबको पता भी होगा मेरे ख्याल से पहले, और बल्ब बचे हुए बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चेक करिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम रहता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब इज सेम, बट द करंट इज डिवाइडेड, है ना। तो यहाँ से कोई करंट आई अगर चला होगा तो I1 यहाँ गया होगा, I2 यहाँ गया होगा और I3 यहाँ गया होगा। हालांकि इस केस में तीनों ही करंट सेम होंगे जो गए होंगे, कि बल्ब का वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, तो करंट भी सेम होगा, वो अलग बात है, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाए, मान लो फर्स्ट वाला बल्ब फ्यूज हो जाए, ये देखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट यहाँ से जाएगा, इसको इधर नहीं पाथ मिलेगा, लेकिन इधर तो ऐसे पाथ कंप्लीट कर सकता है ना ये, तो ये वाला बल्ब ग्लो करेगा। ऐसी तरीके से कुछ करंट इधर जाएगा, उसको इधर पाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो रिमेनिंग बल्ब्स ग्लो करेंगे, यही रीजन है कि डोमेस्टिक वायरिंग हम पैरेलल करते हैं, ठीक है ना, ताकि एक भी इक्विपमेंट हमारा अगर खराब हो जाए, ठीक है, तो बचे हुए इक्विपमेंट काम करें। ओके, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पलर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, बोल रहा है स्टेट्स ओम्स लॉ। अब ये तो सबको आता होगा, है ना, चैप्टर करके आए होंगे, फिर भी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बता दूं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करना है, देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में नीचे लिंक लगा दूंगा, जिन बच्चों ने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा उसका लिंक लगा दूंगा जहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप प्लीज़ लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, और विजिट करिए उसको। मैंने क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल, तो ओम्स लॉ क्या होता है, अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। यानी कि कोई कंडक्टर हम लेंगे, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, सपोज V, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाते जाओगे, करंट भी उतना ज़्यादा फ्लो करता जाएगा, या वाइस वर्सा, मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसका मतलब उतना ही ज़्यादा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। इसको डिटेल में हमने समझाया, वीडियो हम नीचे लगा दे रहे हैं। बहरहाल, तो ये कहाँ पर होता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये तो ओम्स लॉ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, और V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ एक ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको R बोलते हैं, और R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। बहरहाल, जहाँ पर हम R को कैसे कैलकुलेट करते हैं, V/I से। तो आप वीडियो देखिए, वहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। खास बात जो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता था, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, इसका भी मैं वीडियो नीचे लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, डज इट होल्ड गुड अंडर ऑल द कंडीशंस, कमेंट कह रहा है क्या ओम्स लॉ हमेशा
होल्ड करता है क्या, ऐसा ज़रूरी है? तो जवाब है नहीं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो। उसने कहा कमेंट करो, ठीक है। तो समझिए जरा बात को। देखिए जब हम ओम्स लॉ में ग्राफ ड्रॉ करते थे v वर्सेस i का, तो याद है आपको क्या कि यहाँ हमने मान लीजिए v ले लिया है, x एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है v, और y एक्सिस पे हम क्या लेते थे, i लेते थे। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ हमने करंट, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते थे करंट भी इंक्रीज होता था, ठीक है। यानी कि v बढ़ाते जाओगे i बढ़ता जाएगा, ग्राफ ऐसा आता था, ठीक। तो ये तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, जैसे कि वाटर वोल्टामीटर, ठीक है। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस, ये मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे, यानी कि जब हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग करेंगे वाटर से, करंट पास करके उसमें, सिंपल शब्दों में समझिए, तो उस मशीन को वाटर वोल्टामीटर कहते हैं। तो वाटर वोल्टामीटर जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि इधर V और इधर I। वाटर वोल्टामीटर में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते रहते हो, ठीक है, तो शुरू उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखो ऐसा, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। वाटर वोल्टामीटर जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाते जाते हो, देखो शुरू में करंट नहीं आता है, फिर करंट बाद में आना शुरू होता है। इसी तरीके से एक तो वाटर वोल्टामीटर एग्जांपल हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका क्या, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, चेक करिए जरा, सेमीकंडक्टर का भी ग्राफ ऐसा आता है, पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में बढ़ाते आते हो और करंट नहीं आएगा शुरू में, करंट थोड़ी देर के बाद आता है, ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा है डज इट होल्ड अंडर ऑल द कंडीशंस, कमेंट। तो आंसर इज नो। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड वाटर वोल्टामीटर ओम्स लॉ डजंट होल्ड। एक तो ये बात लिखेंगे, और दूसरी बात ये लिखेंगे क्या कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रखें, क्योंकि ये जो लॉ बताया गया आपको, ये कहाँ बताया गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर वेरी करते रहोगे एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो ओम्स लॉ होल्ड नहीं होगा। तो दो कंडीशंस लिखेंगे क्या, कि इफ द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, if the temperature is variable, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब भी ओम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। और दूसरा, सेमीकंडक्टर्स के केस में, वाटर वोल्टामीटर के केस में ओम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी आप। रेजिस्टिविटी को हम कैसे दिखाते हैं, रो से, ठीक है। व्हाट इज इट्स यूनिट, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी यूनिट ओम मीटर होती है। ओम, ये ओम का साइन है, ओम मीटर, क्या लिखेंगे, ओम मीटर, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़िएगा, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर डिपेंड। पहली बात तो सभी बच्चों को वाला फॉर्मूला याद होगा, जिनको नहीं याद है याद कर लें। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, R क्या होता है यहाँ, रेजिस्टेंस, और रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, या फिर इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या इसी को रेजिस्टिविटी, रो को ही रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। यही रो रेजिस्टिविटी है, यही रेजिस्टिविटी, इसके बारे में हम बात करेंगे, रुक जाइए, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये बताना है कि एक्सपेरिमेंट करके कि रेजिस्टेंस कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सब बच्चे सुन लें ध्यान से, पहले तो ये पॉइंट याद कर लीजिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर होगा उसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। और ये थर्ड वाला पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। एक है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल, मतलब जैसे कि ये देखिए ये वायर है, इतना ये पतला है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये आगे का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, ये कम है, ठीक है। तो जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक। और ध्यान से चेक करिए, ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, और एक चीज़ और, अगर आप गर्म तार लेके एक्सपेरिमेंट करोगे, रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, गर्म तार लेके, गर्म कर लो पहले उसको, सर्किट में फटाक से क्लिप वगैरह से पकड़ के लगा दो, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई रखोगे तो रेजिस्टेंस हाई आएगा, और टेम्परेचर अगर लो रखोगे, यानी कि तार को पहले फ्रिज में रख दो, जिस भी तार के साथ आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, और फिर निकाल के तुरंत उससे सर्किट में लगा के, कैसे लगा के वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके आर निकालोगे तो ठंडा जो तार होगा, ठीक है, कम टेम्परेचर होगा जिस तार का, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये बातें पता चल गई। ये तो अभी हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका ऑब्जर्वेशन आएगा और आपको लिखना है। उसके बाद रेजिस्टेंस जो होता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस अलग आएगा, ठीक है, मैग्नीन का अलग आएगा, नाइक्रोम का
अलग आएगा, ठीक है। तो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल भी है हमारे पास, क्या कि नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 60 टाइम्स मोर देन कॉपर होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस निकल जाएंगी। अब जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो समझिए जरा, प्रैक्टिकल क्या करना है। टेक एन एमीटर, एक एमीटर लो। एमीटर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक सेल लेना है, प्लग की लेना है, वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल और साथ में वोल्ट मीटर भी ले लेना। क्या लोगे आप, वोल्ट मीटर भी ले लोगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले तो नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं यहीं पे बताता हूँ, जगह तो है नहीं, नोट करो उसको। नोट कर लिए। अब देखिए ये बहुत सारे वायर रखे हुए हैं, बहुत सारे वायर रखे हुए हैं। मैं दो लेके यहाँ पे समझाऊंगा, एक बार कॉपर का, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट कॉपर का लूंगा और सेकंड में लूंगा किसका, नाइक्रोम का, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, पहले आइए नाइक्रोम के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, नाइक्रोम का वायर लिया और ये कोई बैटरी है हमारे पास, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। बैटरी भी लेनी थी हमें, यहाँ बैटरी नहीं लिखा है, बैटरी भी ले लीजिए। टेक एमीटर, बैटरी भी ले लो कहीं पर, ये लिया तो है, इलेक्ट्रिक सेल ली हूँ मैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये वायर लगाया हमने किसका, कॉपर का। सपोज इसकी लेंथ कितनी है, L, और दूसरा कॉपर का वायर लिया, उसकी लेंथ कितनी होगी, 2L। पहले लेंथ चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, लेंथ। कॉपर ले लो या नाइक्रोम, कुछ भी ले लो। नाइक्रोम से करना चाहते हो पहले, चलो नाइक्रोम से, क्योंकि पहला थ्योरी में हमने नाइक्रोम का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नाइक्रोम की लेंथ L है और ये इसकी 2L है। तो आप क्या चेक करोगे, अच्छा ये पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगा देंगे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है। और फॉर्मूला लगा देंगे R = V/I, और सीरीज में एमीटर लगा देंगे यहाँ पर प्लस माइनस, ये एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से करंट चलेगा, ठीक है। तो एमीटर से आप करंट की रीडिंग ले लोगे और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों को डिवाइड करोगे, R आ जाएगा। पहले टंगस्टन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मान लो रेजिस्टेंस आया X ओम, कितना आया, X ओम। अब क्या करो, ये वाली तार निकाल दो और इसकी जगह L वाली तार निकाल दो जिसकी लेंथ L, तो उसको हटा दो। अब 2L लेंथ वाली तार लगाओ, ठीक है। जब 2L लेंथ वाली तार लगाओगे, यानी कि उससे लंबी वाली नाइक्रोम की तार लगाओगे, ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2x ओम आएगा, यानी कि जो पहले आया था उसका जस्ट 2 टाइम्स आएगा। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अभी मटेरियल सेम रखा है, लेंथ चेंज करिए। अब क्या करेंगे, समझिए जरा, अब लेंथ सेम रखेंगे, यानी कि पहले कॉपर का उतना ही लेंथ लेंगे और फिर नाइक्रोम का उतना लेंथ लेंगे, ठीक है। एक बार दोनों का इस बार लेंथ सेम रखेंगे लेकिन मटेरियल अलग कर देंगे। तो एक बार L लेंथ का आप लगाइए, L लेंथ का नाइक्रोम का लगाओगे तो X ओम आएगा, ये नाइक्रोम का लेके है, नाइक्रोम के लेके है। और L लेंथ का ही आप किसका लगाओगे, अगर कॉपर का, तो आंसर कितना आएगा, Y ओम, कुछ और आएगा, X नहीं आएगा। मैंने आपको लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा भी था मैंने कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस जो होता है वो 60 टाइम कॉपर से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि आपने लेंथ जब सेम रखी और मटेरियल चेंज कर दिया तब भी रेजिस्टेंस अलग आ गया। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये भी ऑब्जर्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, अब फिर से मटेरियल सेम कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग कर दो, यानी कि क्या करना है, अब लेंथ मत चेंज करो, अब लेंथ मत चेंज करो, ठीक है। यानी कि चलो नाइक्रोम लेते हैं, ठीक है, लेंथ L ही रखो, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है और इसका 2A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका 2A, ठीक है ना। तो आप क्या देखोगे, जब एरिया आपने A रखा हुआ है तो जितना भी रेजिस्टेंस आया था उसको आपने नोट कर लिया, लेकिन जब क्रॉस सेक्शन एरिया 2A कर दोगे, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया 2 टाइम्स करने से पहले इतना तार लिया था, अब इसका 2 गुना मोटा ले लो थिकनेस का, और ज़्यादा थिकनेस का, ठीक है। तो नाइक्रोम का वायर हमने लिया, पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A का, उसका रेजिस्टेंस कुछ आया उसको नोट कर लिया, अब क्रॉस सेक्शन एरिया 2 टाइम्स कर दिया। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया 2 टाइम कर दोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल गया है कि लेंथ पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक। और तीसरा जो कि एक्सपेरिमेंट में किया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्या, कि तार ले लो, मटेरियल मत चेंज करो, चाहो तो नाइक्रोम के साथ कर लो, चाहो तो कॉपर के साथ कर लो, उठा के उसको फ्रिज में रख दो, ठीक है। और जब ठंडा तार ला के तुरंत लगा दो सर्किट में, और फिर वोल्ट मीटर से V नापो और एमीटर से I, V/I कैलकुलेट कर लो, R आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो R आएगा वो ठंडे टेम्परेचर पे कम आएगा, मटेरियल सेम है नाइक्रोम का। अब ना L चेंज किया ना A चेंज किया, यानी कि ना लेंथ चेंज की ना एरिया चेंज किया, अब टेम्परेचर ही चेंज कर दिया, ठंडा तार लिया, पहले फ्रिज में रख दिया 2-3 घंटे के लिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम आएगा।
अब उसी तार को क्लिप से पकड़ के बर्नर पे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जब बर्नर पे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा, उसको लाके अगर किसी तरीके से सर्किट में फिट करें और V मेजर करें I, तो V अपॉन I का जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा, R इस बार चेंज हो जाएगा, समझे। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं करोगे, उस टाइम रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है क्या कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये बातें आपको लिखनी है। देखिए यहाँ हमने आंसर लिखा हुआ है, एमीटर लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, वोल्ट मीटर लेना है, प्लग की लेना है, वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यहाँ मैंने कॉपर और नाइक्रोम को चूज किया है, ठीक है। चेंज द लेंथ ऑफ द नाइक्रोम वायर एंड टेक द एमीटर रीडिंग। एक बार नाइक्रोम वायर को लेंथ चेंज करो, 2 टाइम्स कर दो लेंथ, तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब नाइक्रोम वायर ही लिया है लेकिन उसकी थिकनेस चेंज कर दी, यानी कि एरिया क्या कर दिया उसका 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ। ओके, इससे ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। फिर क्या लिखा है, रिपीटेड विद द कॉपर वायर। अब नाइक्रोम की जगह सेम एक्सपेरिमेंट किसके साथ करेंगे, कॉपर वायर के साथ करेंगे। सेम लेंथ का कॉपर वायर लेंगे लेकिन रेजिस्टेंस अलग आएगा। इससे पता चलता है कॉपर का रेजिस्टेंस अलग है और नाइक्रोम का अलग है, यानी कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ये भी पता चल गया, ठीक। उसके बाद कोई भी एक मटेरियल चूज कर लीजिए, कॉपर या नाइक्रोम कोई भी चूज कर लो, मन हो तो दोनों के साथ प्रैक्टिकल कर लो, एक 1 by 1। अब ना क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करेंगे ना लेंथ चेंज करेंगे, अब टेम्परेचर चेंज कर देंगे। उठा के लेके फ्रिज में रख दो, एक बार ठंडे तार के साथ एक बार गर्म तार के साथ। ठंडे तार के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो R कम आएगा और गर्म तार के साथ करोगे जिसका टेम्परेचर हाई होगा तो R ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कर लीजिए। बोल रहा है हाउ वुड यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्टेड टू अ बैटरी। यानी कि एक बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो मैंने यहाँ 3 सेल सीरीज में लगा दिए, ठीक है। इसके साथ यहाँ पीछे की लगा दी, पीछे लगा दो आगे लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने की लगा दी, की में डॉट लगा दिया बीच में, यानी कि ऑन कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, मतलब कैसे आप ये पक्का करोगे, कैसे पक्का करोगे कि सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस में करंट सेम रहता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एमीटर ले आते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये बैटरी, ये क्या है, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, बैटरी और R1 रेजिस्टेंस R1 और बैटरी के बीच में एमीटर को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या लिखेंगे, वी विल कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज बिटवीन बैटरी एंड, लिख लीजिए, वी विल कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज बिटवीन बैटरी एंड रेजिस्टेंस R1। यहाँ एमीटर लगाया। अच्छा, एमीटर लगाते टाइम पीछे प्लस लगाएंगे, आगे माइनस, कारण है क्योंकि करंट प्लस से कहाँ चलेगा, माइनस की तरफ, ठीक है। करंट प्लस से माइनस की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो अब एमीटर की रीडिंग हम ले लेते हैं। तो एमीटर की रीडिंग यहाँ पर सपोज आ रही है 2 एम्पियर, जिसको आप I एम्पियर भी बोल सकते हैं। सपोज एमीटर कितना करंट शो कर रहा है, I एम्पियर करंट शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे कि एमीटर को हटाकर हम कहाँ लगाएंगे, R1 और R2 के बीच में, ठीक है। ये एमीटर को हमने R1 और R2 के बीच में सीरीज में कनेक्ट किया है। फिर भी ये कितनी रीडिंग दिखा रहा है, I एम्पियर। इसी तरीके से हम फिर लिखेंगे एमीटर को अब हम सर्किट में निकाल कर रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और R3 के बीच में सीरीज में फिट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी भी ये रीडिंग कितनी दिखा रहा है, I एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर दिखा रहा था, तो अभी भी ये 2 एम्पियर ही दिखा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम एमीटर को R3 और की के बीच में लगाते हैं, R3 और की के बीच में लगाते हैं, ठीक है। या हम सिंपली बोल सकते हैं R3, रेजिस्टेंस R3 और बैटरी के बीच में सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। ये एमीटर अभी भी ये करंट कितना दिखा रहा है, I एम्पियर। इससे क्या प्रूफ होता है कि सीरीज में लगे तीनों रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में लगे उसमें करंट क्या होता है, सेम। तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी, बस सर्किट बना के आपको थोड़ी बहुत इसमें थ्योरी लिखनी थी, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था है ना, रेजिस्टिविटी वाला, तो उसमें मैं लिखाना भूल गया था, ठीक है। रेजिस्टिविटी मैंने डिफाइन नहीं करी थी, मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। वहाँ पर एक फॉर्मूला आपने देखा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A था। कंबाइनिंग 1 और 2 को कंबाइन कर दोगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1 L अपॉन A। तो R इज इक्वल्स टू, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ रो आएगा, इसी रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को अब आप डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, रो की पहले वैल्यू निकाल लो यहाँ से, रो इज इक्वल्स टू ये A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R A अपॉन L। ये सब मैंने वीडियो क्लासेस में कराया है, जाके देख सकते हैं अगर जिन बच्चों को नहीं पता, मैं तो बहुत शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूँ NCERT एग्जाम्पलर से, ओके। तो R इंटू A अपॉन L ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करना होता है, यहाँ एरिया को 1 लेना होता है, एरिया को 1 लेना होता है और L को भी 1 लेना होता है। एरिया 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट और लेंथ भी 1 यूनिट, ठीक
ठीक है, जब ऐसा कर लेते हैं तो चेक करो, रो इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा। क्यों? ए की वैल्यू भी 1 हो गई और एल की वैल्यू 1, तो आर इंटू 1/1 आर ही आ जाएगा भाई, A1 हो गया, A1 हो गया तो आर, रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर। तो अब आप चेक कर लीजिए ये जो रो है यानी कि रेजिस्टिविटी, इसकी डिफिनेशन क्या बनी? रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू व्हाट? रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट एंड लेंथ इज 1 यूनिट। यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1 स्क्वायर यूनिट है और उसका लेंथ 1 यूनिट है, उस क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है ना वही क्या होती है? उसकी रेजिस्टिविटी होती है। ओके, तो जिन बच्चों को नहीं पता है नोट करें फटाफट, मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ आपको। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड of that substance which is 1 meter long and whose cross section area is 1 square meter and whose cross section area is 1 square meter। अब इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर। सबको पता है रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे होती है? ओम मीटर। कैसे निकाला ओम मीटर? चेक करिए, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, इसलिए रेजिस्टिविटी की यूनिट हम क्या लिखेंगे? ओम मीटर। ये लास्ट टॉपिक में मैंने नहीं कराया था, उसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और लिख लीजिए इसी में, जो 31 क्वेश्चन था इसके पीछे वाला। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। द इनहेरेंट क्या होता है? इनहेरेंट जो जन्म से, मतलब जब उस मटेरियल का जन्म हुआ तब से उसमें ये प्रॉपर्टी है, इसको इनहेरेंट बोलते हैं। मतलब वो ये प्रॉपर्टी उसमें जन्म से होती है, जब से ब्रह्मांड में उस मटेरियल का जन्म हुआ है तब से उसमें ये प्रॉपर्टी, क्या? करंट को अपोज करने की। तो लिखिए, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हर मटेरियल में एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। लेकिन ये रेजिस्टिविटी तब बोला जाएगा, ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल तब बोला जाएगा जब मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 और लेंथ 1 हो जाए। जिसको और डिटेल में करना हो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने इस टॉपिक को 1 घंटे में पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करेंगे कि रेजिस्टिविटी होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। नोट लगा लीजिए, रेजिस्टिविटी जो रो होती है ये क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस तो करता है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड, लेकिन रेजिस्टिविटी जो कि रो इसको रो पढ़ते हैं, रो, ये रेजिस्टिविटी जो होती है केवल मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए, अब आज तो टाइम हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक 33 ही लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, कुछ और क्वेश्चन हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए।